नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बातें करेंगे मार्केट के बारे में, यानी कि बाज़ार के बारे में। बाज़ार क्या होता है और इसके क्या फीचर हैं और कितने प्रकार के बाज़ार जो हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम दो ही चीज़ों की बेसिक बातें करेंगे। एक तो इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग या मार्केट का मीनिंग जो इकोनॉमिक्स में होता है वो समझना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ये दो चीज़ें हमको इसमें समझना है। क्या होता है मीनिंग, इसको लेमैन के लैंग्वेज में समझे तो इट इज़ द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। जो क्रेता है और एक विक्रेता है। बायर्स यानी खरीदने वाला, क्रेता, और सेलर्स यानी विक्रेता, दोनों जहाँ मिलते हैं उसको बाजार कहते हैं। ये ट्रेडिशनल हमारी डेफिनेशन है। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में ऐसे में चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन में हो गया, मार्केट इज़ नॉट ए पर्टिकुलर प्लेस बट इट इज़ इंटायर एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कमोडिटी आर इन सच ए क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर दैट ट्रांजेक्शंस ऑफ सेल्स एंड परचेज टेक प्लेस। आज के ज़माने में तो आप समझते हैं कितना ई मार्केटिंग हो गया है। और ई मार्केटिंग में आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, तो दोनों के केस में ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई पर्टिकुलर स्थान हो या प्लेस हो जहाँ पर आप जाएं तभी आपको सामान मिले। तो ऐसे केस में आपको क्लोज कॉन्टेक्ट ही सफिशिएंट है, और वही आपको ये बताता है कि आप बाज़ार में जा रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं। यानी इसका जो मुख्य हिस्सा हो गया कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लोज कॉन्टेक्ट से वस्तुओं और सेवाओं का ट्रांसफ़र हो जाए, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर ए मार्केट कॉन्सेप्ट। बाज़ार के जो अवधारणा है ये सफिशिएंट है। बस इसमें जोड़ देना है कि प्राइस का जो है रोल है, यानी कि क्लोज कॉन्टेक्ट में ये डिस्कस होना चाहिए कि प्राइस कितना है किसी भी वस्तु और सेवा की, और उसके आधार पे वस्तु और सेवाओं का डिलीवरी, ये दो चीज़ें सुनिश्चित होगी। तो ये सब आपको बाज़ार में आता है। अब बाज़ार के जो मुख्य कंटेंट हैं, क्या क्या है, एलिमेंट है जो, वो क्या क्या है। बाज़ार में कोई भी चीज़ें होने के लिए ये तीन चार चीज़ें आवश्यक है, जिसमें एक है बायर और सेलर, यानी कि खरीदने वाला क्रेता और बेचने वाला विक्रेता, ये दोनों होने चाहिए। अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बार्गेनिंग फॉर ए प्राइस, जो वस्तु आप खरीद रहे हैं या सेवा खरीद रहे हैं वो होना चाहिए, ये दूसरी चीज़ हो गया। पहला चीज़ ये हो गया। अब इसके साथ ही तीसरा चीज़ है नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। जो कंज्यूमर है उसको नॉलेज होना चाहिए बाज़ार का, कि कौन सा बाज़ार है या किस तरह की कंडीशन है मार्केट में, परफेक्ट कंडीशन है या मोनोपोली है, या प्राइस सबके लिए कॉमन है या ज़्यादा है। वो बाज़ार की नॉलेज जो है कंज्यूमर को होना चाहिए, ये इसका एलिमेंट है मार्केट का। और वन प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एट ए गिवन टाइम, किसी समय काल में जो वस्तु है उसकी कीमत दिया हुआ होना चाहिए, यानी कंज्यूमर को पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली चार चीज़ें हैं जो जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट के बहुत प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं, इसको यदि हम समझे तो इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, कि हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफाई करने का मतलब हो गया कि हम वर्गीकरण करते हैं कि किन किन आधारों पे हम बाज़ार का जो है स्वरूप देख सकते हैं, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो उसमें है कई एरिया, यानी कि एरिया बेसिस पे मार्केट कितने प्रकार का होता है, टाइम बेस पे कितने प्रकार का होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस प्रकार का लेन देन हो रहा है उसके आधार पे बाज़ार कितने प्रकार का होता है, रेगुलेशन यानी नियंत्रण के आधार पे बाज़ार कितने प्रकार का होता है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, वो जो व्यापार होता है उसके आधार पर, बिजनेस जो हो रहा है उसके आधार पर कितने प्रकार के बाज़ार होते हैं, ये भी समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन या टाइप ऑफ कंपटीशन भी उसको बोलते हैं। इसमें जो है
आपको बाज़ार फिर से इसके आधार पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया में सबसे पहला हो गया लोकल मार्केट। लोकल मार्केट कब लगता है? जो हम लोग के आसपास, जिसको हम हाट बाज़ार कहते हैं या हाट बोलते हैं कई बार लोकल भाषा में, या हमारे आसपास की जो मार्केट है उसमें जो है वैसे गुड्स मिलते हैं जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स किसको बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल, जो बहुत देर तक जिसको रखा नहीं जा सकता है, जैसे बटर हुआ, एग हुआ, मिल्क हुआ, वेजिटेबल यानी सब्जियां हुई, ये सब दूध वगैरह, ये सब बहुत देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो लोकल मार्केट में पब्लिक के ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में ये चीज़ें बिकती हैं, तो इसको बोलते हैं लोकल मार्केट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विल बी अनइकोनॉमिक। बहुत दूर ले जा कर के अगर इसको बेचना चाहे मिल्क को, तो जितने का दूध नहीं उतने का आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। वही बोलते हैं जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला लग जाएगा। तो ऐसे में इसको लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो एक प्रकार का हो गया ये एरिया के आधार पे, यानी क्षेत्र के आधार पे। दूसरा हो गया रीजनल मार्केट। रीजनल यानी उससे थोड़ा बड़ा, यानी कि उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी इन वस्तुओं से थोड़ा सा उसका ज़्यादा टाइमिंग रह सकता है, और इसको यानी ऐसी वस्तुओं को जो लोकल से थोड़ा सा आगे बढ़ करके रीजनल मार्केट उसको बोलते हैं, यानी कि उसको क्षेत्र के आधार पर इसमें क्लासिफाई करते हैं। अगला हो गया नेशनल मार्केट, जो राष्ट्रीय स्तर के बाजार होते हैं। इन दिस मार्केट ड्यूरेबल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स एग्जिस्ट। जो भी ड्यूरेबल गुड्स, अब ड्यूरेबल गुड्स में क्या आ गया? ड्यूरेबल गुड्स में हो गया कि कोई वस्तु ऐसी जो बहुत देर तक उसको रखा जा सकता है। सपोज मान लीजिए फ़ैन है, तो फ़ैन को तो दूध की तरह तो थोड़ी ना दूसरे दिन ख़राब हो जाएगा, ये आपको सालों साल भी इसको रखा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे इस तरह के जो ड्यूरेबल गुड्स हो गए, ये आपको नेशनल मार्केट में मिलना शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति की वस्तुएं होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और तरीके के ट्रेड होते हैं, जो व्यापार एक देश से दूसरे देश के बीच में होते हैं, और वो उसका जो बाज़ार जहाँ लगता है, मार्केट जहाँ लगता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। ऐसे ही आपका है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे कौन कौन है? अल्फ्रेड मार्शल ने टाइम के आधार पर जो है बाजार को एक तरीके से कहिए क्लासिफाई किया। तो उन्होंने क्या कहा कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, टाइम के आधार पर भी ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्या क्या है? इट रिफर्स टू द टाइप ऑफ मार्केट इन विच द कमोडिटीज़ आर पेरिसेबल, यानी कि जो कम समय के लिए वस्तुएं उपलब्ध रहे उसको वेरी शॉर्ट पीरियड जो है टाइम मार्केट बोलते हैं। सप्लाई ऑफ क्वांटिटीज कैन नॉट बी चेंज एट ए ऑल, यानी कि ऐसे टाइम पीरियड में जो वस्तु की पूर्ति है वो बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकता है। इट इज़ ए वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, द मार्केट सप्लाई इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। जो मार्केट जो बाज़ार का सप्लाई होता है वो मुख्य रूप से फिक्स होता है। जैसे इसमें भी आपको दूध वगैरह हो गया, यानी कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, इसका ऑलमोस्ट जो सप्लाई है यानी कि आपूर्ति है वो फिक्स रहता है। कि लोगों के पास मान लीजिए जो बिजनेस है, किसी का 10 लीटर अगर मिल्क डेली होता है तो वो 10 लीटर का ही सप्लाई करेगा। यानी कि अगर सडन उससे मांगा जाए कि हमको 25 लीटर का दूध चाहिए तो वो तुरंत चेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड हो गया। अब इसके बाद आ गया शॉर्ट पीरियड मार्केट, उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय के साथ जो आपूर्ति है यानी कि सप्लाई होता है उसमें जो चेंज करने के टाइम आपको मिलता है, उसके आधार पे फिर ये इसका टाइमिंग बढ़ा करके इसको बोला शॉर्ट पीरियड मार्केट। इट रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच कमोडिटीज़ आर ड्यूरेबल एंड आल्सो रिप्रोड्यूसेबल। ऐसे केस में वस्तुओं का जो समय है यानी कि उसको सही कंडीशन में रहने की, सेम कंडीशन में रहने की वो ज़्यादा टाइम रहता है। सप्लाई ऑफ क्वांटिटी कैन बी अल्टर्ड, द प्लांट ऑफ मशीनरी रिमेन्स अनचेंज, यानी कि जो उत्पादन का बड़े स्तर पे जो
प्लांट या मशीनरी रहता है वो भी चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन वस्तुओं में फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे सपोज कि हम आटा का परचेज करें, आटा को परचेज करें, तो उसको हम कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं के लिए जो शॉर्ट पीरियड मार्केट उसको बोलते हैं। फिर लॉन्ग पीरियड मार्केट आ गया। इट इम्प्लाइज दैट द टाइम अवेलेबल इज एडिक्वेट, चेंजिंग द सप्लाईज बाय चेंजिंग इवन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसे केस में जो उत्पादन के जो स्थिर जो साधन है उसको भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी मशीनरी में या और जो इक्विपमेंट है किसी फर्म के द्वारा जो भी उत्पादन होता है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज इज इंक्रीज्ड, जो है ये बढ़ाया जा सकता है। न्यू प्लांट और मशीनरी एंड द आउटपुट एडजस्टमेंट कैन बी मेड अकॉर्डिंगली, यानी कि नए प्लांट या मशीनरी बढ़ाए जा सकते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड में द सेकुलर मोमेंट, वेरी लॉन्ग पीरियड यानी कि दीर्घकाल के लिए, और वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या है, द सेकुलर मोमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द सर्टेन फैक्टर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पूरे एरिया के लिए या कह लीजिए कि देश स्तर पे कोई भी ऐसा चेंजेस आते हैं जिसमें कि जिसका बड़ा प्रभाव इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे पड़ता है, कोई समझिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी होती है, इस सब का भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, तो ये सब को भी वो कंसीडर करता है। द पीरियड इज़ टू लॉन्ग, द फैक्टर्स इंक्लूड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कैपिटल सप्लाई, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि ये करिए कि अब समझिए कि अगर पॉपुलेशन के भी बारे में बात कर रहा है तो पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज काफ़ी टाइम में होता है, तो ऐसे समय में बाज़ार में जो भी वस्तुओं की डिमांड होगी या उसकी सप्लाई की जा पाएगी वो उसको प्रभावित करने वाले ये लॉन्ग टर्म के जो फैक्टर्स है उसको भी कंसीडर करते हुए जो मार्केट या बाज़ार में क्रिएट किए जाते हैं, जो मार्केट क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड या सेकुलर पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकता है, एक दो ही प्रकार का, एक स्पॉट मार्केट, एक फ्यूचर मार्केट। स्पॉट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि ऑन द स्पॉट जो है परचेजिंग होता है, द मार्केट वेयर गुड्स आर फिजिकली ट्रांजेक्टेड ऑन द स्पॉट, यानी कि तुरंत आपको लेन देन जहाँ होता है। दूसरा है इट इज़ रिलेटेड टू दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फ्यूचर डेट, जैसे हम किसी सीमेंट के उत्पादनकर्ता को बोल दें कि हमको 100 बोरे सीमेंट हमको चाहिए, कब, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद हमको चाहिए, तो ऐसे में हम फ्यूचर में लेन देन की बातों को पहले ही फिक्स कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। लेकिन जब भी हम किसी वस्तु का लेन देन तुरंत करते हैं या ऑन द स्पॉट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। इसके ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, मार्केट को रेगुलेट कौन करता है या रेगुलेशन के आधार पर, उसको नियंत्रण के आधार पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो एक होता है रेगुलेटेड मार्केट जिसका कि नियंत्रण हो सकता है, और दूसरा जो है एक रेगुलेटेड मार्केट हो गया, और दूसरा जो है द ट्रांजेक्शन आर स्टैट्यूटरीली regulated and no unfair practices produce and stock exchange, अर्थात ये सब ऐसे व्यवस्था में बाजार बनाता है या बनता है जिसमें किसी भी प्रकार का गलत प्रैक्टिसेस नहीं हो सकते हैं, और इसको किसी न किसी के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है मार्केट को, और संभवतः यह गवर्नमेंट के द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा यह किया जाता है और बाज़ार को नियंत्रित किया जाता है, और लोगों से यह कोई धोखाबाजी नहीं कर सकते। यानी कई बार होता है कि मार्केट में कंज्यूमर को साथ चीटिंग होता है, तो इस तरीके के जो होते हैं एक्टिविटी वो रेगुलेटेड मार्केट में नहीं हो पाते। दूसरा अनरेगुलेटेड मार्केट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता है,
लोग अपने से बाजार में एक्टिविटी करते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन इन द ट्रांजेक्शन, किसी भी प्रकार का जैसे अपना स्टॉक एक्सचेंज में है और निफ्टी वगैरह, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का वह नियंत्रण करने के पक्ष में नहीं रहता है। होलसेल मार्केट, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, हमारे जो लेन देन का जो कह लीजिए मात्रा है उसके आधार पर दो तरह के हैं मार्केट। एक होलसेल मार्केट, ये क्या होता है, कमोडिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन बल्क लार्ज क्वांटिटीज़, यानी कि जब बहुत ज़्यादा वस्तुओं या सेवाओं का एक साथ लेन देन हो एक ही बार में, तो ऐसे बाजार को जहां ऐसी विक्रेता या क्रेता के बीच संपर्क स्थापित होता है उसको होलसेल मार्केट बोलते हैं। दूसरा है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में क्या होगा, कमोडिटीज आर सोल्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज़, जो छोटे छोटे दुकान है आप देखते होंगे बाजार में, तो ऐसी जगह पे थोड़ी थोड़ी वस्तुएं मिलता है, लेकिन वो जहाँ से सामान लाते हैं वहाँ पे होलसेल मार्केट बोलते हैं। और लेकिन जो सामान्य आदमी जहाँ से खरीदता है, दिस इज द मार्केट ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स, सामान्य आदमी जहाँ पर सामान खरीदता है वहाँ पर उसको रिटेल मार्केट बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर कौन कौन बाजार हो सकते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता इसको बोलते हैं। दूसरा है मोनोपोली, यानी एकाधिकार बोलते हैं। तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता इसको बोलते हैं। चौथा है ओलिगोपोली, यानी कि इसमें कुछ विक्रेता शामिल रहते हैं और कुछ क्रेता शामिल रहते हैं, इसको ओलिगोपोली बोला जाता है। इसके अलावा और भी डुओपोली, जिसमें दो ही तरह के लोग होंगे, एक विक्रेता और एक क्रेता, उसको डुओपोली बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल में जब इस पे बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी केवल शॉर्ट में बता रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, मेनी सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स, ऐसा बाजार जहां बहुत ढेर सारे क्रेता हों, बहुत ढेर सारे विक्रेता हों, लेकिन वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो, यानी एक ही हो, आइडेंटिकल वस्तुएं भी एक ही समान दिखती हों या उसके साइज, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी में अंतर नहीं हो और उसकी प्राइस भी सेम हो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, मेनी सेलर्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू मेनी बायर्स, मेनी सेलर मेरी बायर रहेंगे बहुत सारे, लेकिन जो उत्पादन होगा उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, यानी वो आइडेंटिकल नहीं होता है। मोनोपोली में क्या होगा कि सिंगल सेलर होता है, यानी कि विक्रेता सिंगल होता है, लेकिन क्रेता यानी कि खरीदने वाले जो बायर्स होते हैं वो ढेर सारे होते हैं। इट्स प्रोडक्ट इज नेसेसरली एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड, यानी कि यह प्रोडक्ट अपने हिसाब से बना सकता है, इसमें उसको एकाधिकार प्राप्त होता है। नो कंपेटिंग सेलर्स प्रोड्यूसिंग नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोई भी ऐसा जो सेलर होगा वो इसके आसपास नहीं दिखाई देगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का इसमें उपलब्धता नहीं रहेगा, कोई दूसरा व्यापारी उत्पादन का इसके सामने नहीं कर सकता है ऐसे बाजार में, क्योंकि ये अकेला होता है जो बाजार में अपने सामान को बेचता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, देयर आर फ्यू सेलर्स सेलिंग कंपेटिंग प्रोडक्ट फॉर मेनी बायर्स, यानी कि ढेर सारे विक्रेता होते हैं, विक्रेता थोड़े होते हैं यानी फ्यू सेलर्स, और क्रेता ढेर सारे होते हैं, जो खरीदने वाले हैं क्रेता जिसको हम बोलते हैं वो ढेर सारे होते हैं, लेकिन बेचने वाले कम ही होते हैं। और ऐसे जो बाजार जहां एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं उनके बाजार के आधार पे, यानी कि उसके एजम्पशन के आधार पे प्योर कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ओलिगोपोली में क्या होता है और मोनोपोली में क्या होता है। तो नंबर ऑफ सेलर्स क्या होगा, इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसमें कुछ रहते हैं और इसमें एक ही रहता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इसमें कोई उत्पादन जो वस्तु रहता है उसमें कोई डिफरेंशिएशन यानी भेद नहीं हो सकता है, इसमें बहुत थोड़ा हो सकता है और इसमें भी ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसमें एक्सट्रीम है, यानी कि यह अपना उत्पादन में प्रोडक्ट में वह अंतर कर सकता है। प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए फर्म, इसमें इनफाइनाइट होता है, इसमें लार्ज होता है, इसमें स्मॉल।
डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कीमत पे नियंत्रण जो बेचने वाला है उसका कितना होता है। तो वो परफेक्ट कंडीशन में कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है बेचने वाला, इसमें बहुत थोड़ा होता है, इसमें भी थोड़ा होता है, और ये तो मोनोपोली, ये तो अपने हिसाब से कीमत बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में अधिक आता है। इसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम इसमें अभी तो मार्केट के बारे में समझे, लेकिन हम इसमें अभी और जो पर्टिकुलर मार्केट का चर्चा हुआ है उसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।